सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लास में हम एयर से रिलेटेड बातें कर रहे थे, एयर अराउंड अस, है ना, चैप्टर नंबर 15 के ऊपर। तो आज की क्लास में भी हम इसी के ऊपर अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। हमने जो जो चीज़ें इसमें सीखी है पहले हम उनको रिवाइज़ करेंगे और फिर हम आगे की बातों के ऊपर चलेंगे। तो आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बना कर रखें। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, एयर अराउंड अस के ऊपर। ठीक है, तो एयर अराउंड अस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें एयर अराउंड अस के ऊपर हमने पढ़ी थी, है ना। हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें क्या क्या बातें होती हैं, तो उससे रिलेटेड हमने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट दो पॉइंट देखे थे वो ये थे कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वाज वेदर कॉक। वेदर कॉक क्या हमको क्या बताता है? इट शोज द डायरेक्शन इन विच एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। किसी जगह पर अगर हमने वेदर कॉक को रखा हुआ है तो वो हमें उस जगह पर हवा की जो दिशा है उसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने ये दोनों चीज़ें देखी थी। इसके बाद एयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो पता लगाई, सबसे पहला कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सेकेंड, एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड वी कैन नॉट सी इट। The earth is surrounded by a thin layer of air which extend up to many kilometers above the surface of the earth and this is called atmosphere। तो एयर के बारे में हमने तीन चार चीज़ें देखी। सबसे पहले ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जहाँ पर भी ये होती है अपना कुछ स्थान घेरती है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब पारदर्शी होती है, इसे हम देख नहीं सकते। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर विच एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है? जो कि अर्थ के पृथ्वी की सतह से ऊपर काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ जो एयर का पतली चादर है, वायु की पतली जो लेयर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर, एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर, अगर हम एटमोसफेयर में ज़्यादा ऊपर जाएं तो एयर जो है एयर गेट्स रेयरर, मतलब कि वायु जो है विरल होने लगती है। विरल का मतलब पतली होने लगती है। तो नीचे रहेंगे तो आपको ज़्यादा डेंसर एयर देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा भारी वायु देखने को। ऊपर जाएंगे तो आपको पतली वायु देखने को मिलेगी, मतलब आप अपने आसपास वायु को फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने देखा था कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने साथ ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ते हैं और ऊंचाई पर जाने पर वायु जो है पतली हो जाती है, इसीलिए वो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने फिर उसके बाद बात करी थी कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। कंपोनेंट्स ऑफ द एयर मतलब वायु के जो घटक हैं उनके ऊपर बात करी थी। हमने बोला कि जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज है, मतलब वायु जो है काफ़ी सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, और इसमें जो गैसेज आती हैं वो कौन कौन सी होती है? वो होती है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, धूल एवं धुआं। अगर बात करें, आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है ये। तो इसमें हमने क्या बना रखा है, इसमें हमने एक डायग्राम शो करा हुआ है जिसमें कि हमको देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर उसके बाद बचे हुए पार्ट में अदर गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ करके जो गैसेस हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सारी गैसेस जो हैं इसमें रहेंगी। को ठीक कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गई, और डस्ट एंड स्मोक हो गया, ये सारी की सारी अदर गैसेस में और बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हमने ये देखा कि सबसे पहले वाटर की अगर बात करें तो हमने ये देखा कि वायु में क्या रहती है, जल वाष्प रहती है। जल मतलब पानी जो है हमारे चारों तरफ की वायु में रहता है, किस रूप में? वाष्प के रूप में। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जो हमारी प्रकृति में वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र की जो प्रक्रिया चलती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल वाष्प। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से।
चलिए, वाटर वेपर के बाद जो दूसरे नंबर पे गैस आती है एयर में, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहले ये जो है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, मतलब हम लोग जितनी भी बर्निंग की प्रक्रियाएं देख पाते हैं, है ना, आप चाहे कागज़ जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, है ना, तो कोई भी चीज़ अगर आप जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप बर्निंग यानी कि जलाने वाला जो भी काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। ध्यान रखें, मेजर पार्ट, मेजर मतलब यहाँ देखो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? नाइट्रोजन है, इसीलिए ये क्या है? मेजर पार्ट है, मतलब कि वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखेंगे। और ये ऑक्सीजन की तरह बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नोट डाउन करें नाइट्रोजन के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट बातें। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। चलिए, नाइट्रोजन के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पता कर ली होगी। 78%, कितने परसेंट तक? 78% तक जो रहती है वो नाइट्रोजन गैस रहती है हमारे एयर में। और अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ये लगभग 21% रहती है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखा रखा है, आप याद रखेंगे 21% तक। और बाकी का जो बचा 1%, वो ये अदर गैसेस रहती हैं। बाकी का बचा 1% जो है वो अदर गैसेस रहती है हमारी एयर में। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 78 नाइट्रोजन, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, और बाकी 1-2% जो बच गया वो अदर गैसेज रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, 1% मान के चलो, है ना, 1% से भी कम जो है ये एयर में रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर जो लाइफ सर्वाइव होती है अर्थ पर, उसके लिए। ठीक है, इसके बारे में खैर फिलहाल किसी दिन और बात करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर बर्निंग इट इज़ एक्यूमुलेट। आफ्टर जब भी बर्निंग की प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, एंड इट इज़ सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मतलब जैसे हम लोग अपने घर में सर्दियों में लकड़ी जलाते हैं ना, है ना, हम लोग क्या जलाते हैं? हम लोग वो जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा जलाते हैं, है ना, अंगीठी जलाते हैं। तो अंगीठी में हम क्या करते हैं? लकड़ियाँ या फिर कोयले को जला करके और सर्दियों की रात में अपने रूम में उसको रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसको रूम में रख के हम सो नहीं सकते, दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह बंद करके हम सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कमरे में फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना, तो वो कमरे में रह जाएगी, इसकी वजह से दम घुटता है। ठीक है, तो ये आपको एक सलाह दी जाती है कि जब भी आप सर्दियों में आग जलाएं अगर, तो रात को उसे घर से बाहर निकाल दें। ठीक है, और कमरे के खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो घर से बाहर जा सके। नोट डाउन करेंगे इसे, फिर हम बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन सी प्रक्रिया होती है? एक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप जानते हैं जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ही पत्ते भी प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी, है ना। तो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है ना, श्वसन की जो प्रक्रिया है, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक, यानी कि जब भी जो ईंधन है यानी जो फ्यूल है वो जलता है तो उससे क्या बनती है? स्मोक बनती है, यानी धुआं बनता है। इट कंटेन्स फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स। इसमें क्या रहती है? कुछ गैसें रहती हैं और फाइन पतले पतले धूल के कण रहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो है हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। जो धूल के कण हैं वो हमेशा वायु में प्रेजेंट रहते हैं। नोट डाउन करेंगे इस बात को भी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में। देखिए, हम इनहेल करते हैं एयर को। इनहेल मतलब सांस लेते हैं कब? जब
व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, जहाँ हम अपने नाक से सांस लेते हैं। नोस्ट्रिल्स जो हो गए, जो नाक के छेद होते हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है, उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। इस नोस्ट्रिल में फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। फाइन हेयर मतलब छोटे छोटे बाल, पतले पतले बाल, और म्यूकस मतलब चिपचिपा एक पदार्थ होता है, वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे नाक में। ये क्यों रहते हैं? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं किनको? डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने क्या बोला पीछे, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, और इस एयर को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, इस वायु से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक, तो अगर ये डस्ट पार्टिकल्स वायु में रहेंगे तो ये हमारे सांस से हमारे फेफड़ों तक भी जा सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक भी जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते हैं और नोस्ट्रील में ही अटक जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। कंक्लूजन, हमने अपनी बात जो अब तक सीखी उसका क्या निष्कर्ष रहा, क्या कंक्लूजन रहा? हमने ये देखा कि एयर जो है, वायु जो है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि विभिन्न घटक होते हैं जिनसे मिलकर ये वायु बनी होती है, जिसमें से दो मुख्य घटक हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि पूरी वायु के 99% को बनाते हैं। मतलब पूरी वायु में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में प्रेजेंट रहता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, दोनों को मिला दें तो 99% वायु बन जाती है। बाकी 1% जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से मिल करके बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, ये सारे के सारे क्या है? 1% कंट्रीब्यूशन करते हैं एयर के बनने में। 99% कंट्रीब्यूशन कौन करता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 78%, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% रहती है। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, और इसके बाद हमने बात करी थी कि वाटर यानी कि पानी में भी जो है एयर रहती है, ऑक्सीजन रहती है। एयर में हमने इंपॉर्टेंट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में डिजॉल्व रहती है। ऑक्सीजन किसका कंपोनेंट है? एयर का। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो एयर में क्या रहती है? डिजॉल्व रहती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो वाटर में भी डिजॉल्व रहती है। कैसे, किस तरीके से? ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर एज वी हीट द वाटर। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, हमको क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम इस पानी को और गर्म करते हैं तो ये बबल्स जो है हट जाते हैं। तो ये बबल्स किस चीज़ के हैं? ये बुलबुले किस चीज़ के हैं? ये बुलबुले हैं ऑक्सीजन के ही। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, अब सॉइल में भी ऑक्सीजन रहती है, किस तरीके से रहती है? द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन द एयर डिजॉल्व विद सॉइल। जो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन रहती है, उसमें जो मिट्टी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट के जो रूट्स होते हैं, पौधे के जो जड़ें होती हैं, वो क्या करते हैं? वो उससे ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और वहाँ से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल बोरोज एंड होल, मतलब जो जमीन में जो रहने वाले जो जानवर हैं जमीन के अंदर, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे छेद करते हैं। छेद क्यों करते हैं जमीन में? छेदों के अंदर वो रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे हवा के जो, एयर के जो अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता बन जाता है। अब हमने क्या बात करी थी? कई बार क्या होता है, नोट डाउन करें इसे, फिर इसके आगे की कहानी बताते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है
तो जो ये छेद जानवरों ने ज़मीन में बनाए रहते हैं, इनमें पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। अब पानी भर गया तो जानवर परेशान हो जाएँगे, है ना? एयर मूव करने के लिए जगह तो बची नहीं। तो इस केस में क्या होता है, जो जानवर रहते हैं वो छेदों से निकल करके, होल से निकल करके बाहर आ जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। आपने देखा होगा जब भारी बारिश होती है तो उसमें अर्थवॉर्म या केंचुए जो हैं वो आपको ज़मीन पर देखने को मिलते हैं। वैसे ही केंचुए कहाँ रहते हैं? वैसे ही केंचुए रहते हैं ज़मीन के नीचे जो छेद हैं उनके अंदर, ठीक है? अब बरसात में, भारी बरसात में क्या होता है, केंचुए बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो छेद हैं, जो होल्स हैं, जो ज़मीन के नीचे के जो होल्स हैं, उनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण सॉइल के मूव इन एंड मूव आउट के लिए जगह नहीं बचती, इसीलिए इनको बाहर आना पड़ता है छेद से रेस्पिरेशन के लिए। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा और साथ ही साथ क्लास में जो बातें बताई गई आपने उनको ध्यान से नोट डाउन भी किया होगा और घर से आप उन्हें एक बार रिवाइज़ करके भी ज़रूर लाएँगे, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।